हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्लास 10 बात करने जा रहे हैं। क्लास 10 में क्या आप आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास 10 में डिस्कस ये करेंगे क्या, सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर की सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? कैंसर सर्वाइकल कैंसर इज अ मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल, किसमें? फीमेल में। दैट इज करेक्ट ट्राई बाय द कार्सिनोमा स्टेट इन सर्विक्स। ठीक, दैट इज करेक्ट ट्राई दैट इज ये दैट इज कैंसर, ये थोड़ा सा रॉन्ग सेंटेंस है। इसमें क्या होगा कि सर्वाइकल कैंसर इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल दैट इज करेक्टराइज्ड बाय, ये क्या होगा? करेक्टराइज्ड बाय कार्सिनोमा स्टेट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स में कार्सिनोमल स्टेट यानी इपिथेलियल, जो सर्विक्स के जो कवरिंग है, बाहर से जो कवरिंग है, जो कवरिंग है, इसमें कार्सिनोमा, ये सर्विक्स का जो कवरिंग है इसमें कैंसर हो जाएगा। ठीक, कहाँ पे? सर्विक्स में। ठीक, तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका देखिए, अगर इसके बारे में कुछ बात करें तो इसके बारे में ये देखिए, इसमें क्या होता है? इट इज ए मैलिग्नेंट कैंसर। क्या? मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द सर्विक्स। प्री इन्वेसिव कैंसर, यानी कि जब कैंसर एक आर्गन से दूसरे या फिर एक लेयर से, जिस लेयर में हुआ था उस लेयर से अगर अंदर नहीं घुसा है, ठीक, अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं किया है, यानी ये लेयर था ऊपरी वाली लेयर में ये कैंसर हुआ है, ये कैंसर हुआ ऊपर वाली लेयर में, नीचे नहीं गया, नीचे वाली लेयर को अफेक्ट नहीं किया है, तो वही कह रहा है प्री इन्वेसिव कैंसर इज द लिमिटेड टू द सर्विक्स। क्या होता है? सर्विक्स तक लिमिटेड होता है। ठीक, ठीक, ये सर्विक्स तक लिमिटेड होता है, यानी कि जो एपिथेलियम है वो सर्विक्स तक लिमिटेड होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक, ये जो एपिथेलियल सेल बनाता है इसे क्या बोलते हैं? स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें कैंसर होता है, इसीलिए स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। हाई क्योर रेट पॉसिबल इफ अगर मतलब कि पूर्णतया ठीक करने के चांसेस तब होते हैं जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, या अर्ली पता चल जाए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिएशन एंड लेजर सर्जरी मेन रिक्वायर्ड। ठीक, इसके द्वारा मतलब कि सर्वाइकल कैंसर अगर बहुत जल्दी ही पता चल जाए तो उसको क्या करके रेडिएशन थेरेपी या फिर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी रेडिएशन थेरेपी या केमोथेरेपी देके ठीक किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद अगर आपकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर की बात करें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन यही है। 80% सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। कौन? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। काजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सिगरेट स्मोकिंग, जो महिलाएं धुआं उड़ाती हैं, ठीक, उनके लिए सिगरेट स्मोकिंग, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, कई सेक्स पार्टनर यूज करते हैं, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिए उसके द्वारा इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं। कुछ महिलाएं अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए डिलीवरी बहुत जल्दी नहीं करती हैं, उम्र बहुत ज्यादा, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का लेते कई सालों बिता देते हैं, वो अपनी लाइफ जीते हैं, उनको नहीं पता हो हमें परिवार भी आगे बढ़ाना है, तो परिवार नहीं आगे बढ़ाते तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से भी कैंसर होने का रिस्क रहता है। ठीक, मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि बहुत ज्यादा, वही कुछ लोग होते हैं जो टीम खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक, उनका दिल नहीं भरता, तो उसके लिए क्या है, वो भी कैंसर होने का चांस हो सकता है।
एक्सपोजर टू द HIV ब्लड, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड से कांटेक्ट में आने से, या फिर इसमें हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, क्या हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के एक्सपोजर से आने से ये भी होता है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस एक्सपोजर टू द डाइइथाइल स्टिबिस्ट्रॉल, ठीक। जब हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से भी कांटेक्ट में आने से, और एक्सपोजर टू एक ड्रग्स है जो उसके केमिकल है जो जिसका नाम है डाइइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, ये केमिकल है, इसके एक्सपोजर में आने से भी कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अर्ली फर्स्ट इंटरकोर्स, यानी कि बिफोर, यानी कि नाबालिग है तभी इंटरकोर्स स्टार्ट कर दिया, या फिर इंटरकोर्स स्टार्ट कर दिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अर्ली फर्स्ट इंटरकोर्स, ठीक, यानी फर्स्ट इंटरकोर्स बहुत जल्दी कर लिए, उसके भी चांसेस है। लेकिन ये सब तो एक प्रोबेबिलिटी है या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ये सब क्या है? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, डिस्पोजिंग फैक्टर है। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या देखा जाता है? 80% ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यही कैंसर काज करता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। बात करें तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात है, दिक्कत ये है कि पेनलेस ब्लीडिंग होती है, ठीक, पेनलेस डेंजर पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, किसमें? पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड जाने के बाद भी या आने से पहले ब्लीडिंग होता रहेगा, या पोस्ट क्वाइट ब्लीडिंग, ठीक, पोस्ट क्वाइट ब्लीडिंग भी इसी को बोलते हैं, या पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं। पोस्ट क्वाइट ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड अब नहीं हो गया है, जो ब्लीडिंग फेज था वो 3 से 4 दिन बीत गया है, तो बीच में कहीं 14वें दिन तो 15वें दिन क्या होगा? ब्लीडिंग अभी भी हो रहा है, तो वो भी संकेत है, ठीक, वो भी लक्षण है। स्पॉट बनता है, क्या? स्पॉटिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के जो 28 दिन होते हैं मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग फेज होता है 1 से 3 दिन डेज होता है, ठीक। ये तो कह रहा है कि स्पॉटिंग बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि इसके इतने के बीच में स्पॉटिंग ब्लड क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉट या फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, किससे? वेजाइना से डिस्चार्ज होना, तो वो भी संकेत है। आफ्टर इंटरकोर्स अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो भी एक। अच्छा, ये कार्डिनल साइन का मतलब है कि ये कंफर्म है साइन। वो तो डायग्नोसिस में तो जांच आएगा, बायोप्सी करेंगे तो वो तो कंफर्मेटिव है, लेकिन बिना जांच वाच किए सिर्फ फ्लूइड को देख के बताए, यानी कि लक्षण को, साइन को देख के पता चल जाए कि हाँ यही कैंसर ही है। कार्डिनल साइन का मतलब होता है, चाहे किसी भी बीमारी में जहां कार्डिनल साइन की बात आ जाए, कार्डिनल साइन का मतलब यही है कंफर्मेटिव साइन। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस दूसरा होता है, ये कंफर्मेटिव साइन, ठीक, यही साइन है जो इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, कैंसर ही हो सकता है, ठीक। फाउल स्मेल, अब ब्लीडिंग होगा, अगर ऐसे में अगर ब्लीडिंग होगा तो बदबू आएगा, फाउल में स्मेलिंग होगा, सेरोसैंगुइनस वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, लेंथनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है कि 28 के बजाय 35 दिन का हो सकता है, या 32 दिन का हो सकता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में ज्यादा देरी हो जाएगा, ठीक। पेल्विक या लोअर बैक या लेग और ग्रोइन पेन होगा, पेल्विक रीजन में पेन होगा या लोअर बैक में पेन होगा, पेल्विक रीजन में पेन होगा या लोअर बैक में पेन होगा, या फिर लेग में या ग्रोइन में पेन होगा। लीकेज ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर फ्रॉम द वेजाइना, ठीक, लीकेज होगा कहां से? यूरिन से, और फीकल मैटर का वेजाइना से। अब देखिए, अब ये तो बात लीकेज ऑफ यूरिन एंड फीकल फ्रॉम द वेजाइना, ये सीवियर कंडीशन में फोर्थ स्टेज में होता है, फोर्थ स्टेज सर्वाइकल कैंसर के फोर्थ स्टेज में होगा, यानी सीवियर होगा,
क्यों? क्योंकि जो वेजाइना होता है, वेजाइना से फिस्टुला बन जाता है किसमें? रेक्टम में। ठीक, रेक्टम में वेजाइना का फिस्टुला, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में ये फिस्टुला बन जाता है, तो यूरिन भी आता है और स्टूल भी आता है, वेजाइना से निकलता है। ये है डिसयूरिया होगा, यानी कि पेनफुल मैच्योरेशन होगा, पेनलेस हेमेट्यूरिया होगा, यानी ब्लीडिंग होगा तो लेकिन पेनलेस होगा, और ये अर्ली बहुत पहले ही देखने को मिलेगा। क्या? डिसयूरिया, यानी कि पेनफुल यूरिनेशन, और क्या होगा? पेनलेस हेमेट्यूरिया, ब्लीडिंग होगा। तो ये है साइन सिम्टम या क्लिनिकल फीचर। उसके बाद बात करते हैं स्टेजेज का। स्टेजेज का, कैंसर के स्टेजेज की बात करते हैं। कैंसर के स्टेजेज की बात करें तो स्टेज ऑफ कैंसर, स्टेज 0 कब होता है? जब कार्सिनोमा इन सीटू लिमिटेड इपिथेलियल, यानी स्क्वामस सर्विक्स के स्क्वामस इपिथेलियल सेल, स्क्वामस इपिथेलियल सेल ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के स्क्वामस इपिथेलियम में ही अभी है, तो उसे स्टेज 0 कहेंगे। और स्टेज 1 में कंफर्म टू सर्विक्स। ठीक, पता नहीं था इसमें क्या था, इसमें कंफर्म नहीं थे, लेकिन अब कंफर्म हो गया कि सर्विक्स में कैंसर है। ठीक, स्टेज 2 में एक्सटेंड बियॉन्ड सर्विक्स बट नॉट पेल्विक साइड वॉल। ठीक, यानी कि जो पेल्विक रीजन था, पेल्विक रीजन के साइड अगल बगल की जो स्किन थे पेल्विक में, ठीक, पेल्विक में जो अगल बगल के, देखिए ये, ठीक, ये सर्विक्स है, यानी कि इधर अगल बगल नहीं फैला हुआ है, बट जो है कि ये ऊपर भी आ गया है और नीचे भी फैल गया है उसी एरिया में। कह रहा है एक्सटेंडेड बियॉन्ड सर्विक्स, सर्विक्स में चारों तरफ फैल चुका है, लेकिन वो क्या अगल बगल के वॉल को, साइड वॉल को अफेक्ट नहीं किया है। तो स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या होगा? एक्सटेंड टू द पेल्विक टू द वेजाइना। ठीक, यानी वेजाइना से कहां? सर्विक्स से वेजाइना, वेजाइना से कहां पे एक्सटेंड हो जाएगा? पेल्विक वॉल में। स्टेज 4 में एक्सटेंड बियॉन्ड पेल्विस टू द ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी कि रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच गया है स्टेज 4। अब इसका रोकथाम प्रिवेंशन के लिए क्या होगा? वही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाए इंट्रामस्कुलर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन लगता है इंट्रामस्कुलर, वो भी 3 डोज दिया जाता है। 3 डोज कब दिया जाता है? 11 to 12 ईयर में डोज, यानी कि जब गर्ल्स जो है, गर्ल्स जो बेबी है, गर्ल्स बेबी जो 11th है, 11 या 12 साल के हो जाए तो उसमें ये वैक्सीन लगता है, वो भी 3 डोज लगता है। डोज शेड्यूल क्या होता है? एक तो जब बेबी फीमेल बेबी पैदा हुई तब दे दीजिए, और दूसरा 2 महीने बाद दे दीजिए, 2 महीने, और तीसरा 6 मंथ है। अब ये जो है कि 12 साल की है तो ये 12 साल के या 11 साल के अंदर कभी भी दे सकते हैं, लेकिन 0 डोज देना ना भूले, 2 महीने, ये सब चीजें शेड्यूल जो है ये है, बाकी आप दे सकते हैं। ठीक, ये प्रिवेंशन का है। उसके बाद स्टेजेस के बाद डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन और वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। पैप स्मीयर टेस्ट, यही मेन होता है, पैप स्मीयर टेस्ट। सर्वाइकल साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, वेजाइनल स्वैब कल्चर करेंगे। ठीक, तो पैप स्मीयर टेस्ट देखिए, पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है? पैप स्मीयर टेस्ट से देखिए स्पेकुलम इस्तेमाल करके ये एक पैप है, ये इससे जाके वहां से फ्लूइड ले लेते हैं, और लेने के बाद उसको ट्यूब में ऐसे डाल के, ऐसे बंद करके, इसमें डाल के, ठीक, लेके उसको लैब में टेस्ट कर लिए भेज देते हैं। तो ये पैप स्मीयर टेस्ट है। ठीक, पैप स्मीयर ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग है। क्या है? कैंसर का स्क्रीनिंग है, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग है, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग है। कंफर्मेटिव नहीं है, स्क्रीनिंग है, कंफर्मेटिव नहीं है, स्क्रीनिंग है, ये पता करते हैं। कंफर्मेटिव बायोप्सी में होगा। ठीक, उसके बाद डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा? लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर। क्या करेंगे? लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड इन प्री इन्वेसिव। हमने कहा था कि वो सिर्फ लेयर में ही है, कहीं अदर एरिया में फैला नहीं है,
तो ये कहते हैं, तो उस लेयर को ही कट करके निकाल देते हैं। क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी क्या होता है कि क्रायो सर्जरी में बहुत लो टेम्परेचर जो सेल होती है, कैंसरस सेल, कैंसरस सेल, कैंसरस सेल को बहुत लो टेम्परेचर दे देते हैं, लो टेम्परेचर। और ये कौन देता है? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं। किसके लिए? लो टेम्परेचर के लिए। कितना तक टेम्परेचर ये कर देता है? -160 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इतना -196 डिग्री सेल्सियस तक वहां का टेम्परेचर कर देते हैं। इन दिस कैंसर आर डिस्ट्रॉयड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कर देते हैं। लो टेम्परेचर देखिए माइनस में है, -196 डिग्री सेल्सियस पे ये केमिकल देते हैं। उस केमिकल का नाम क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन है वो, तो इसको क्रायो सर्जरी बोलते हैं, ठीक। लेजर डिस्ट्रक्शन यानी लेजर विधि द्वारा वहां पे लेजर लाइट मार के उसको बर्न करते हैं या जला देते हैं। इन दिस लेजर लाइट इज शोन ऑन दिस सेल विच डिस्ट्रॉय देम, ठीक। उसके बाद रेडियोथेरेपी के बारे में आपको बता चुके हैं। बात आ गई हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी यानी कि जब जो है कि स्टेज 3rd या 4th पहुंच जाए तो क्या होना है? 3rd या 4th पहुंच जाए तो हिस्टेक्टोमी यानी कि इन्वेसिव स्टेज आ गया है, इन्वेसिव स्टेज, ठीक। प्री इन्वेसिव स्टेज, अब ये इन्वेसिव यानी कि अदर ऑर्गन या अदर बॉडी में या बॉडी के अदर पार्ट में भी फैल गया है। इट इज एक्सपेंडिंग, देन हिस्टेक्टोमी इज आल्सो डन। अब हिस्टेक्टोमी में टोटल हिस्टेक्टोमी, पहला टोटल हिस्टेक्टोमी होता है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक। टोटल हिस्टेक्टोमी, देखिए टोटल हिस्टेक्टोमी होता है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस को निकालेंगे, यूट्रस पूरा यूट्रस निकाल देंगे, यूट्रस के पूरे बॉडी को निकाल देंगे। और कुछ पार्ट क्या होगा? कुछ पार्ट क्या होगा? सर्विक्स का भी पार्ट। देखिए सर्विक्स है, इतना सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, पूरा यूट्रस की ये बॉडी है, यूट्रस की बॉडी है, यूट्रस की बॉडी और सर्विक्स को कट करके निकालेंगे तो इसे टोटल हिस्टेक्टोमी कहते हैं। सब टोटल हिस्टेक्टोमी में क्या होगा? इसमें सर्विक्स का आधा पार्ट लेंगे, सर्विक्स का आधा पार्ट रिमूव करेंगे। ये डिपेंड करता है कि स्टेज कैसा है, स्टेज कैसा, कैंसर का स्टेज कैसा, उसी के अनुसार आधा पार्ट सर्विक्स का और पूरा यूट्रस निकालते हैं, तो इसे कहते हैं सब टोटल। रेडिकल हिस्टेक्टोमी, क्या? रेडिकल हिस्टेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेक्टोमी में क्या होगा? देखिए रेडिकल हिस्टेक्टोमी, रेडिकल हिस्टेक्टोमी में देखिए पूरा लिगामेंट जो भी अगल बगल यूट्रस और ओवरी या फैलोपियन ट्यूब के अगल बगल जितने भी लिगामेंट होंगे जो यूट्रस, ओवरी और इसको सपोर्ट करते थे, वो सब कट करके निकाल देंगे, सब कट करके निकाल देंगे, ठीक। तो वो उसको पूरा एक तरह से पूरा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही निकाल देते हैं, ठीक। तो ये इसमें रेडिकल हिस्टेक्टोमी। उसके बाद आपका अल्ट्रा एक्सटेंसिव सर्जरी, अल्ट्रा एक्सटेंसिव सर्जरी। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें लिगामेंट कट करते थे, लेकिन इसमें लिगामेंट, ओवरी, सब आल टू आल सभी कट करके निकाल देंगे। रेक्टम के आसपास का भी जितना भी होगा सब निकाल देंगे यूरिनरी ब्लैडर, यानी अल्ट्रा इसीलिए बोला गया है कि ये पूरा का पूरा निकाल देते हैं सब। एक्सटेंसिव सर्जरी, पूरा का पूरा पेल्विक एरिया से जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं सब हटा देंगे। तो ये हिस्टेक्टोमी था जो ट्रीटमेंट में आता है सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है कि एकदम ठीक उसी जैसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि नर्सिंग, देखिए सीवियर पेन के लिए वही इस्तेमाल करेंगे, सीवियर पेन के लिए वही जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। इफ पेन इज लेस देन डायवर्जन वही करेंगे, तो इसमें आपको समय जाता है। उसके बाद दूसरा पेशेंट हैविंग सीवियर एंजाइटी, जो हम पीछे बता चुके हैं, वही एंजाइटी के लिए। अल्टर्ड एक्सक्रीशन के लिए ये जान लीजिए, यानी कि उसको एक्सक्रीट करने, स्टूल और यूरिन पास करने में दिक्कत होगा, स्टूल और यूरिन। देयर शुड बी अ कंफर्टेबल लैट्रिन फॉर द पेशेंट टू पास यूरिन पेशेंट, यानी कि उसके लिए कंफर्टेबल लैट्रिन होना चाहिए जिस पर बैठ के वो
टट्टी पोट्टी कर सके। इफ देयर इज डायरिया, अगर डायरिया है देन एंटी डायरियल मेडिसिन आर गिवन। इफ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन है, उसको कब्ज भी शिकायत आ रही है, तो पेशेंट को लैक्टुलोज दे दिया, डल्कोलक्स दे दीजिए। ठीक। कैथेटराइजेशन इज डन इफ पेशेंट शुड अनएबल टू पास यूरिन, अगर उसको यूरिन पास नहीं कर रहा है तो उसको कैथेटर डाल दीजिए, फॉली कैथेटर डाल दीजिए। इफ द हाइजीन ऑफ द कैथेटराइज पेशेंट इज मेंटेन। ठीक, यानी कि कैथेटराइजेशन के समय हाइजीन का ध्यान बहुत रखेंगे, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक। तो अगला नर्सिंग डायग्नोसिस है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस के क्या करेंगे, इसमें पेशेंट को द पेशेंट इज प्रोवाइडेड विथ कंफर्टेबल पोजीशन एज पॉसिबल, प्रोवाइड a calm and safe environment to the patient, the sterile dressing is done when patient cancer wound। ठीक, यानी कि स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे, सब चीज करें, उसको आराम से। एयर मैट्रेस आल्सो प्रोवाइडेड, उसे एयर मैट्रेस, जिस पे लेटता है उसे एयर मैट्रेस दे दीजिए। ठीक। बेड रिडन पेशेंट, अगर लंबे समय तक पेशेंट पड़ा हुआ है तो उसको एयर मैट्रेस भी दे सकते हैं। ठीक। उसके बाद अनहाइजीन, अगर हाइजीन का उसे ध्यान नहीं तो उसे हाइजीन के बारे में बताइए। हाइजीन के बारे में, द पेशेंट इज हेल्प इन मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, उसे बताइए कि पर्सनल हाइजीन, ओरल हाइजीन। बेड रिडन अगर पेशेंट है, अगर वो अपने से नहीं कर सकता है तो आप दीजिए उसको बाथिंग हाइजीन मेंटेन करिए। डिस्चार्ज रेगुलरली क्लीन फ्रॉम द पेशेंट आईज। ठीक, जितने भी उसके बॉडी से प्रोडक्ट निकले उसको रेगुलरली डिस्चार्ज करें अच्छे से, सावधानी से। इफ पेशेंट हैड वोमिटिंग देन माउथ केयर गिवन एंड न्यू क्लॉथ गिवन टू वियर। हाँ, उल्टी उल्टी अगर कपड़े पे कर दिया तो उसका कपड़ा चेंज कर दीजिए और वो कर दीजिए। ठीक। उसके बाद इफ देयर इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर यूरिन उसको नहीं पास हो रहा है तो मैकिंटॉश एंड ड्रा शीट है, सॉरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब कि पता ही नहीं चल रहा है उसको और उसका यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके लिए मैकिंटॉश और ड्रा शीट उसके बेड शीट के नीचे लगा दीजिए। ठीक, तो ताकि उसको अनकंफर्टेबल फील ना हो। ठीक। तो ये आपका ऑल ओवर सर्वाइकल कैंसर था। ठीक। डियर, इतना मेहनत करते हैं तो आप कोशिश करिए इसको नोट्स बनाइएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मिल पाए। और बस हम ये चाहते हैं कि हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप हमें जानिए और हमारे इस कंटेंट को, हाँ इवन आप लोग अगर कोई कमेंट कर दिया करिए, अगर वीडियो में अगर कुछ भी दिक्कत हो, अगर नहीं पता चल रहा है, साफ नहीं है, किसी को कोई इशू आ रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।